नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट P-8I एयरक्राफ्ट को लेके है। P-8I एयरक्राफ्ट जिसे इंडियन नेवी अपनी मैरीटाइम पेट्रोल और एंटी सबमरीन ऑपरेशन के लिए एक्सटेंसिवली इस्तेमाल करता है। अभी भारत की तरफ से इसकी एडिशनल ऑर्डर को भी करने की कोशिश किया जा रहा है। अब सेकेंड बैच में ऑर्डर किए गए 4 P-8I एयरक्राफ्ट को भारत को डिलीवर करने के बाद भारत की तरफ से फिर से एक फॉलोन ऑर्डर के तौर पर 6 P-8I एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्लान बनाया गया था। इसको लेके अभी बोइंग की सीईओ की तरफ से हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के साथ कुछ बातचीत करने की उम्मीद किया जा रहा है। अब पहले तो भारत एडिशनल 6 P-8I एयरक्राफ्ट को खरीदना चाहता था, लेकिन बीच में इसके बदले इंडियन मेड मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करने का प्लान किया गया था, जिसको DRDO की तरफ से डेवलप करने का ऑफर दिया गया था, जिस वजह से फिलहाल के लिए एडिशनल P-8I एयरक्राफ्ट की ऑर्डर को होल्ड पर रखने का फैसला किया गया है। अब हालांकि ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2022 तक बोइंग के साथ इन एयरक्राफ्ट को लेकर की गई बिड एक्सपायर होने वाला था, लेकिन अभी नेवी की तरफ से बताया जा रहा है कि अभी जून तक इसको एक्सटेंड किया जा चुका है, जिसमें जून तक बोइंग के पास अपनी P-8I एयरक्राफ्ट की एक फॉलोन ऑर्डर को हासिल करने का टाइम बचा हुआ है। और अगर वो इसमें डिफेंस मिनिस्ट्री को कन्विंस कर पाते हैं तो एडिशनल P-8I एयरक्राफ्ट के लिए बोइंग को ऑर्डर प्लेस किया जा सकता है। इसी बीच बोइंग की तरफ से भारत की P-8I एयरक्राफ्ट यानी कि 3 P-8I एयरक्राफ्ट की मेजर मेंटेनेंस वर्क को भी किया जा रहा है। जैसे कि एक तरफ वो एडिशनल ऑर्डर को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी भारत को इन एयरक्राफ्ट की सर्विस रिलेटेड इशू में कोई दिक्कत ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और बोइंग की तरफ से भी टाइम पर ही भारत को सभी प्रकार की लॉजिस्टिक और स्पेयर पार्ट या मेंटेनेंस को प्रोवाइड किया जा रहा है। और ये एक पॉजिटिव पॉइंट होने वाली, जिसको बेस करके बोइंग की तरफ से भारत को एडिशनल P-8I एयरक्राफ्ट को ऑर्डर करने के लिए कन्विंस करने की कोशिश किया जा सकता है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की मेन फाइटर एयरक्राफ्ट यानी कि Su-30 MKI की तरफ से। अब सब सुनते आ रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई की वजह से आगे चल के भारत के ऊपर काफी बुरा असर पड़ने वाला है। स्पेशली भारत इन दोनों देशों से डिफेंस इक्विपमेंट को इंपोर्ट करता है और कहीं ना कहीं दोनों देशों के ऊपर भारत थोड़ा बहुत डिपेंडेंट है, जिस वजह से इन दोनों की लड़ाई की वजह से भारत को स्पेयर पार्ट और मेंटेनेंस रिलेटेड इशू का सामना करना पड़ेगा, ऐसा पहले से अनुमान लगाया जा रहा है। अभी हमारी कुछ टॉप डिफेंस साइट्स की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि आगे चल के इंडियन एयरफोर्स की Su-30 MKI फ्लीट के ऊपर इसका सबसे बुरा असर पड़ने वाला है और Su-30 MKI की स्पेयर पार्ट को लेके हमें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अब इसको लेके पहले भी सवाल उठाए जा चुके थे, लेकिन इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बताया गया था कि अभी रशिया और भारत के बीच एक एग्रीमेंट को साइन किया जा चुका है, जिसमें सभी रशियन ओरिजिन वेपन्स की लॉन्ग टर्म स्पेयर पार्ट और सर्विस रिलेटेड इशू को मेंशन किया गया था। और इसके चलते रशिया भारत को वक्त रहते ही सभी रशियन इक्विपमेंट या रशियन ओरिजिन इक्विपमेंट की सर्विस, स्पेयर पार्ट और मेंटेनेंस वर्क को प्रोवाइड करेगा और Su-30 की स्पेयर पार्ट को भी प्रोवाइड करने वाला है। लेकिन जंग एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कब क्या होगा बताया नहीं जा सकता और हो सकता है इस वजह से भारत को Su-30 MKI फाइटर जेट के स्पेयर पार्ट मिलने में कुछ इशू सामने आ सकते हैं। पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि जंग की वजह से कोई भी रशियन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डैमेज नहीं हुआ है, तो इससे Su-30 MKI की स्पेयर पार्ट या उसकी मेंटेनेंस रिलेटेड कोई भी पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर सैंक्शन की वजह से इनको भारत में लाने को लेकर या रशिया के साथ ट्रेड करने को लेकर कोई दिक्कत आता है, वो अलग बात है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ऑथर के मुताबिक अभी इंडियन एयरफोर्स के पास लगभग 60% Su-30 MKI सर्विस रेडी कंडीशन में, लेकिन अगर आगे चल के हमको स्पेयर पार्ट में दिक्कत होता है तो इनमें से लगभग 20 से 25% एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड कंडीशन में जाने के लिए मजबूर हो सकते हैं, जिसका इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशन रोल के ऊपर बहुत ही नेगेटिव असर पड़ सकता है। अगला अपडेट 6716 असॉल्ट राइफल को लेकर, जिसे अभी इंडियन आर्मी की सबसे बेहतरीन असॉल्ट राइफल कहा जा सकता है और हाल ही में इन नए राइफल्स को इंडियन आर्मी में शामिल किया गया था। अब इसके लिए अभी तक 2 ऑर्डर को किए जा चुके थे। पहला ऑर्डर लगभग 72,000 से थोड़ा ज्यादा था, लगभग 73,000 के आसपास का था और इसके अंदर डिलीवर किए गए 66,000 राइफल्स को आर्मी को हैंडओवर किया गया था, 4,000 नेवी को हैंडओवर किया गया था और 2,000 इंडियन एयरफोर्स की गरुड़ कमांडोज को हैंडओवर किया गया था।
इसके बाद एडिशनल 72,000 राइफल के लिए भी एक ऑर्डर को प्लेस करने के लिए बातचीत किया जा रहा था, लेकिन आज तक इस डील को फाइनल नहीं किया गया था। अब आज तक इसको लेके आर्मी की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से कभी भी ये बताया नहीं गया था कि वो किस वजह से एडिशनल ऑर्डर को इस वक्त पेंडिंग करके रखे हुए हैं, क्योंकि पहले गवर्नमेंट की तरफ से भी इसका एक फॉलो ऑन ऑर्डर करने का प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया गया था, लेकिन आज तक इसको साइन नहीं किया गया। अभी द वॉर की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि इस डील को अभी इस वजह से साइन नहीं किया जा रहा है क्योंकि पहले बैच में जो राइफल्स भारत को डिलीवर किए गए थे उनकी परफॉर्मेंस से आर्मी इतना खुश नहीं है, और जो मेजर प्रॉब्लम सामने आए थे वो ये कि जब इन राइफल्स को लोकल मेड एमुनिशन के साथ फायर किया गया तब ये राइफल जैम हो रहे थे और इनका बैरल बेंड हो रहा था, और ये एक मेजर इशू पाया गया था, जिस वजह से द वॉर के मुताबिक आर्मी की तरफ से अभी इसके एडिशनल ऑर्डर को कैंसिल करने का फैसला किया जा रहा है। एक और कारण ये भी बताया जा रहा है कि इन राइफल्स के साथ कोई भी स्कोप्स या साइट वगैरह नहीं दिया जा रहा है, और एडिशनल साइट्स को खरीदने के लिए इंस्टॉल करने के लिए हर एक साइट की कीमत हमको लगभग 50,000 के आसपास पड़ रहा है, जो कि इनकी कॉस्ट को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। वैसे देखा जाए तो ये दोनों ही लॉजिक से एकदम बकवास है, क्योंकि हम कोई भी राइफल खरीदे उनके साथ हमें कोई भी स्कोप या साइट्स नहीं दिया जाएगा, और इसके लिए हमको बाद में एडिशनल अटैचमेंट को कहीं से खरीदना पड़ेगा। और ये सिर्फ 6.716 के लिए नहीं बल्कि इंसास राइफल के लिए भी वही लॉजिक अप्लाई होता है, और AK-47 के लिए आगे चल के खरीदे जाने वाले AK-203 राइफल के लिए भी वही लॉजिक अप्लाई होता है। बाकी अगर सिर्फ लोकल मेड एमुनिशन को फायर करने से राइफल जैम हो रहे हैं तो इसका मतलब ये कि खराबी राइफल में नहीं बल्कि खराबी एमुनिशन में, और हमें एमुनिशन को चेंज करने की जरूरत है। एक और बात करें तो मेरे भी कुछ जान पहचान वाले एक्टिव ड्यूटी में मौजूद हैं जो कि फ्रंट लाइन में, और वो रेगुलर बेसिस पर 6.716 को ऑपरेट करते हैं, और पिछले 2 सालों में एक बार भी उन्होंने 6.716 के जैम होने का जिक्र नहीं किया, और इसको आर्मी की तरफ से काफी बेहतरीन राइफल बताया जाता है जो कि फ्रंट लाइन सोल्जर्स की फायरिंग एक्सपीरियंस है, और इसको लेके आज तक मैंने एक भी नेगेटिव फीडबैक उन लोगों से नहीं सुना है, और इस वजह से मैंने उनको अभी एक मेल भी किया है जिसका जवाब आने के बाद हम इसके बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे। बाकी मुझे लगता है कि ये सिर्फ 6.716 को यहाँ पे डिफेम करने की कोशिश किया जा रहा है, और इधर उधर की फैक्ट को बताकर इसे ब्लेम करने की कोशिश किया जा रहा है, या फिर इंडियन आर्मी की तरफ से खरीदे गए सबसे बेहतरीन राइफल को यहाँ पे खराब बताकर हमारी मोरल को डाउन करने की कोशिश किया जा रहा है। जबकि अगर गवर्नमेंट की तरफ से एडिशनल 6.716 के ऑर्डर को यहाँ पे कैंसिल करने का फैसला किया जाता है तो इसके पीछे कुछ और भी कारण होने वाले हैं, जिसके बारे में हम कल कंफर्मेशन मिलने के बाद बात करने वाले हैं। अगला अपडेट भी इंडियन आर्मी की तरफ से, और अभी हम इंडियन आर्मी के सामने आई एक सीरियस इशू के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी एनआई की तरफ से पब्लिश किए गए एक रिपोर्ट में बताया गया है कि रिसेंटली कश्मीर में आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में सोरों की तरफ से इन एमुनिशन का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो अभी इंडियन आर्मी की बुलेट प्रूफ जैकेट्स को भेद रही है, और इसके बाद ये एक सीरियस खतरा बन रहा है। वैसे अभी भी हमारे इंडियन आर्मी के पास जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स मौजूद है ये भी AK-47 के राउंड को रोक सकते हैं। अब ये स्टील कोर राउंड्स के लिए कितने इफेक्टिव हैं ये तो बताना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पहले तो ये बताया गया था कि अभी जिन नए बुलेट प्रूफ वेस्ट को इंडक्ट किया जा रहा है AK-47 की स्टील कोर बुलेट को भी रोक सकते हैं, और वो भी 10 मीटर की डिस्टेंस पर भी रोक सकते हैं। लेकिन अभी सोरों की तरफ से US मेड आर्मर प्रेसिंग एमुनिशन का इस्तेमाल किया जा रहा है, और ऐसा एनआई की तरफ से बताया जा रहा है। साथ ही वो अभी कैनेडियन नाइट साइट का भी इस्तेमाल करने की खबर बताई गई है। अब पहले भी आर्मी की तरफ से बात बताया गया था कि अफगानिस्तान में छोड़े गए US मेड वेपन्स और एमुनिशन आगे चल के कश्मीर रीजन में लाए जा सकते हैं, और अभी वही होता हुआ दिखाई पड़ा, और अभी सोरों की तरफ से उसी का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि इंडियन आर्मी के लिए परेशानी क्रिएट कर रही है। अब आर्मी का कहना है कि ऐसा नहीं है कि सोरों की तरफ से फायर किए गए एमुनिशंस को हमारी वर्तमान की बुलेट प्रूफ जैकेट रोक नहीं रही है, लेकिन कुछ कुछ कंडीशन में आर्मर को पेनिट्रेट कर रहे हैं। अभी हमारे सोल्जर्स के पास लेवल 3 स्टैंडर्ड की वेस्ट मौजूद है, लेकिन जल्दी इसको लेवल 4 स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने का फैसला किया गया है, क्योंकि आगे चल के सोरों की तरफ से फायर किए जा रहे स्टील कोर एमुनिशंस को भी रोक सकते हैं। अगला अपडेट भारत और फ्रांस को लेके। आप सब जानते हैं कि अभी भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी 3 दिन की यूरोप विजिट पर गए हुए थे, जिस दौरान उन्होंने फ्रांस का भी एक शॉर्ट दौरा किया था, और फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन के साथ भी उनका एक ऑफिशियल मीटिंग को अरेंज किया गया था। वैसे देखा जाए तो फ्रांस और भारत के बीच काफी अच्छा रिलेशन, और इसी बीच जब फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन को दोबारा री इलेक्ट किया गया था तो उसके बाद ये PM मोदी जी का पहला फ्रांस विजिट था, जिससे दोनों देशों के डिप्लोमेटिक रिलेशन पर काफी पॉजिटिव असर पड़ा है। साथ ही अभी फ्रांस की तरफ से भारत को 2 मेजर प्लेटफॉर्म में अपनी परमानेंट मेंबरशिप को हासिल करने में खुला समर्थन करने का फैसला किया गया है। इसमें
पहला यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप को हासिल करना है और दूसरा एनएसजी यानी कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप मेंबरशिप को हासिल करना है। अब ये दो ऐसे मेजर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जिसमें भारत अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना चाहता है, लेकिन चाइना की वजह से इन दोनों में भारत एंट्री नहीं कर पा रहा है। अब देखने वाली बात तो ये है कि आगे चल के भारत किस तरीके से न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी परमानेंट मेंबरशिप को हासिल करता है। अब एनएसजी मेंबरशिप भारत के लिए शायद आसान होने वाला है, लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप को हासिल करना भारत के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसमें चाइना मेन रुकावट डाल सकता है और वो फिर से अपनी वीटो का इस्तेमाल करके भारत को इसमें शामिल होने से रोक सकता है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।